हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस कट करना होता है, जो कि आपको सेक्शन 194 सी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है, सब कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है, उसके अंतर्गत आपको टीडीएस कट करना होता है ट्रांसपोर्ट को पेमेंट करने से पहले। तो आज मैं उसी के एंट्रीज आपको बताऊंगा कि आप टैली में उसकी एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको टीडीएस के बारे में पता है कि टीडीएस क्या होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर टीडीएस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ एंट्रीज को मैं फॉलो करूंगा। अगर आपको टीडीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले आप टीडीएस के बारे में जानकारी कलेक्ट करके आइए, उसके बाद वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको टीडीएस के बारे में हिंट दे देता हूँ कि टीडीएस आखिर होती क्या है, सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज को क्लियर करने के लिए। तो देखिए, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। इंडिया के अंदर दो तरीके के ग्रुप होते हैं टैक्स के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमारी इनकम टैक्स होती है वो हमारी डायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है, और जो हमारी जीएसटी होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है। इसी तरीके से कई और टैक्सेस भी हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, जैसे टीडीएस भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है। और मैं यहाँ आज की इस वीडियो में आपको जो टीडीएस बताने जा रहा हूं, ये इनकम टैक्स की टीडीएस के बारे में मैं बात करूंगा। जीएसटी के अंदर भी टीडीएस होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और वहां पर ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई टीडीएस है नहीं अभी फिलहाल। अब देखिए फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट टैक्स होती है इसका बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। ये जिसे पे करना होता है उसे ही पे करना होता है, यानी इसका बर्डन उसी व्यक्ति पर होता है जिसके ऊपर लाइबिलिटी होती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है, जैसे कि हमारी जीएसटी, इसका बर्डन शिफ्ट होते रहता है। यानी सपोज कीजिए, जैसे कि आप एक दुकानदार हैं और आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, यानी आगे सेल करने के लिए, आगे रीसेल करने के लिए कोई गुड्स परचेस करते हैं, तो उसके ऊपर आप टैक्स देकर आते हैं और फिर उसकी आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। तो यानी कि आपने जो टैक्स दिया उसकी आपने आईटीसी क्लेम कर ली सेल करते वक्त। अल्टीमेटली जो उस टैक्स का बर्डन पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, जो अल्टीमेटली उस गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करेगा। तो यानी जीएसटी के अंदर इसका जो बर्डन पड़ता है, लास्टली जो बर्डन पड़ता है टैक्स का, ये कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। लेकिन इनकम टैक्स में जो भी आपने कमाया है, जो भी आपकी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स उसी व्यक्ति को देना होता है जिसकी लाइबिलिटी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकम टैक्स जो आप पे करते हैं वो कब पे करते हैं? जैसे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप अर्निंग करते हैं, जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इसमें जो भी आप अर्निंग करेंगे इसकी जो टैक्स पे करेंगे आप असेसमेंट ईयर में करेंगे, जिसे हम हिंदी में कर निर्धारण वर्ष भी कहते हैं। यानी जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 बोला, तो इसकी जो आप टैक्स की पेमेंट करेंगे वो आप 21-22 में करेंगे, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होगा। हर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी होती है किसी दूसरे वर्ष के लिए, और वो फाइनेंशियल ईयर भी होती है। जैसे कि ये मैं 2021 की बात कर रहा हूं कि ये एक फाइनेंशियल ईयर है, तो ये आपकी 19-20 के लिए असेसमेंट ईयर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से इनकम टैक्स में एक और कॉन्सेप्ट है कि ये तो हो गया जो अभी मैंने आपको बताया कि आप टैक्स की पेमेंट असेसमेंट ईयर में करेंगे, लेकिन एक है एडवांस टैक्स। अगर आपकी लाइबिलिटी पूरे साल में गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की सारी चीजें घटाने के बाद, जो भी डिडक्शंस हैं या जो भी आपका टीडीएस कट हुआ है उस सबको लेस करने के बाद आपका जो लाइबिलिटी है वो 10,000 से ज्यादा होता है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है इनकम टैक्स में, जो कि आप जिस ईयर में कमाते हैं उसी ईयर में पे करते हैं। उसके रेशियो बटे हुए हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में पे होता है। और जो लोग प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, जो लोग कवर होते हैं सेक्शन 44 AD 44 ADA में, उनके केस में जो इंस्टॉलमेंट होती है वो एक इंस्टॉलमेंट होती है, जो कि होती है आपकी 15 मार्च तक। वहां पर उन्हें 100% पेमेंट करनी होती है, जो कि आपको पता ही होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताने नहीं बैठा हूं कि एडवांस टैक्स क्या होती है, ये सिर्फ मैंने आपको हिंट दे दी कि इनकम टैक्स में किस तरीके से आपको टैक्स पे करनी होती है। अब यहाँ पर एक और चीज होती है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पर क्या होता है कि जिसने सर्विस ली, मानकर चलिए फॉर एग्जांपल कि आपको सीए ने सर्विस दी, यानी आप एक बिजनेस पर्सन है और आपको एक सीए ने सर्विस दी, तो जाहिर सी बात है आपको उसने सर्विस दी तो आप उसे पे करेंगे, जो कि प्रोफेशनल सर्विस है। तो उस केस में आपको उसके बिहाफ पर उसे पेमेंट करने से पहले टीडीएस का जो अमाउंट है, जो भी उसके रेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए हैं, उसे कट कर लेना है। यानी टीडीएस का अमाउंट कट करने के बाद जो रेस्ट पेमेंट बचेगी वो उसे आप पे कर देंगे। बाकी जो टीडीएस आपने कट किया है उसे आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर अपलोड करके वहां पर जमा कर देना है। बाद में सामने वाला जो एसएससी है, यानी जो आपका सीए है, वो बाद में जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा
तो वहां पर अगर उसका रिफंड बनेगा तो वो रिफंड क्लेम कर लेगा, अगर उसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी तो वो टीडीएस का अमाउंट उसकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टीडीएस के अंदर कई सारे सेक्शंस हैं और उनके अंदर अलग अलग सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी हैं। तो अगर कोई भी पर्सन जो कि बिजनेस पर्सन है, अगर इन सारी सर्विसेज में से कोई भी सर्विसेज लेता है तो उस केस में उसे टीडीएस कट करनी होगी। ये उस बिजनेस पर्सन की लाइबिलिटी है टीडीएस कट करने की, जिसने वो सर्विस रिसीव की है। सामने वाले को पेमेंट करने से पहले उसके बिहाफ पर टीडीएस काटकर वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है, ठीक है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज वहां पर नोटिफाइड की है टीडीएस के सेक्शंस में, वहां पर कुछ लिमिट भी लगा रखी है, यानी हर सर्विसेज की अलग अलग लिमिट है और हर सर्विसेज के अलग अलग रेट है कि कितना टीडीएस आपको कट करना है। तो वहां पर लिमिट है, जैसे मानकर चलिए मैंने अभी यहां पर बात की सेक्शन 194C जो कि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है। तो इसके अंदर कई सारी सर्विसेज आती है, जैसे एडवर्टाइजिंग आती है, कैटरिंग सर्विसेज आती है, इसके बाद कैरिंग ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विसेज आती है अदर देन रेलवे। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट तो जाहिर सी बात आ जाएगी क्योंकि वो रोड के थ्रू होता है। और इसके अलावा और भी कई सारी सर्विसेज इसके अंदर आती है सेक्शन 194C के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम क्योंकि बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस के ऊपर कि वहां पर आपको टीडीएस कैसे कट करना है, तो यहां पर गवर्नमेंट की रेट्स हैं। रेट्स क्या है कि जैसे मानकर चलिए आप एक बिजनेस पर्सन है और आपने एक सर्विस ले ली ट्रांसपोर्ट की, तो वहां पर जो ट्रांसपोर्ट आपको वो सर्विस दे रहा है, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो इस केस में आपको 1% टीडीएस कट करनी है। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है और आपने किसी ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली है और वो जो ट्रांसपोर्ट है या तो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो उस केस के अंदर आप अगर जब उसकी टीडीएस कट करेंगे पेमेंट करने से पहले, तो वहां पर उनकी 1% टीडीएस आपको कट करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो ये आपको उनके पैन कार्ड से पता चल जाएगा या उनके जीएसटी नंबर से पता चल जाएगा, क्योंकि जीएसटी नंबर के अंदर जो हमारा 2 डिजिट होता है पहला वाला, उसके बाद जो 10 डिजिट होता है वो आपका पैन कार्ड नंबर होता है। और पैन कार्ड नंबर में जो हमारा 4th डिजिट होता है वहां पर आपको पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है। मतलब ये कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाती है। वहां पर आपको इंडिकेट रहता है, पी रहता है, तो पी का मतलब होता है पर्सनल यानी प्रोप्राइटरशिप। इसके अलावा अगर आपका सी रहेगा तो वहां पर उस समय आप समझ जाएंगे कंपनी, टी रहेगा तो ट्रस्ट है। तो ये आपको वहां से पता चल जाएगा या आप पूछ भी सकते हैं। तो वहां पर आपको 1% आपको टीडीएस कट कर लेनी है उस ट्रांसपोर्ट की पेमेंट करने से पहले। इसके अलावा आपको मानकर चलिए जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रही है वो अगर एक कंपनी है, तो उस केस में 2% टीडीएस आपको कट करनी है। यानी अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ जो भी ट्रांसपोर्ट आपको सर्विस दे रही है, वो जिस भी तरीके की ट्रांसपोर्ट है, वहां पर आपको 2% टीडीएस कट करनी है, चाहे वो कंपनी हो या कुछ और भी हो। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आपको 1% टीडीएस कट करनी है। जो टीडीएस कट करता है उसे डिडक्टर बोलते हैं और जिसकी टीडीएस कट होती है उसे डिडक्टी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डिडक्टी जो है, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% कटेगी टीडीएस, अगर वो अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 2% टीडीएस कट होगी, ठीक है। अब यहां पर सुनिए फ्रेंड्स, यहां पर कुछ एग्जम्पशंस भी है। एग्जम्पशंस क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए। जैसे मानकर चलिए जो ट्रांसपोर्ट आपको सर्विस दे रही है वो अपनी रिटर्न फाइल करती है सेक्शन 44AE में, तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि उसके पास 10 या उससे कम गाड़ी होगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में। यानी अगर किसी ट्रांसपोर्ट के पास जो कैरिंग व्हीकल है वो 10 या उससे कम है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एक भी दिन उसके पास 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं होगी, तो उस केस में उस ट्रांसपोर्ट को एग्जम्प्ट किया गया है टीडीएस के अंदर और उस ट्रांसपोर्ट का आपको टीडीएस नहीं कट करना है। ये आपको उससे ट्रांसपोर्ट से पता कर लेना होगा। और उस केस में जो ट्रांसपोर्ट है वो डिक्लेरेशन भी देगा कि उसके पास 10 या उससे कम गाड़ी है, ठीक है। तो उस केस में इसे एग्जम्प्ट रखा हुआ है। और आप ऐसे अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 194C को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है। वहां पर पूरी डिटेल में आपको बताया गया है कि इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती है और कैसे कैसे सारी चीजें एग्जम्प्ट है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने सेक्शंस की बात कर ली, इसके अलावा हमने रेट्स की बात कर ली, कुछ एग्जम्पशंस की भी बात कर ली। अब हम यहाँ पर लिमिट की बात करेंगे कि किस लिमिट के बाद आपको टीडीएस कट करना है। कुछ आपको एग्जम्पशंस दी गई है कि इस लिमिट से कम अगर आप एक्सपेंस करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो आपको टीडीएस कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो लिमिट क्या है? जैसे मानकर चलिए किसी ट्रांसपोर्ट ने आपको सर्विस दी,
और उसकी जो सिंगल पेमेंट है वो आप 30,000 या उससे ज्यादा करते हैं, यानी जो बिल्टी पर अमाउंट है वो 30,000 या उससे ज्यादा है, और वो जो सिंगल पेमेंट है आप उसे 30,000 या उससे ज्यादा करते हैं तो आपको टीडीएस कट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और लिमिट है, यहाँ पर दूसरी लिमिट इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि 30,000 है तो चलो हम उससे क्या करेंगे, दो बिल में कन्वर्ट कर देंगे 15-15 हजार का, तो हमें टीडीएस भरने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक उपाय निकाला है, यहां पर एक और लिमिट रखी है 1 लाख की। अगर पूरे साल में आप ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए पे करते हैं या उससे ज्यादा पे करते हैं, तो उस केस में यानी 1 लाख से ऊपर जैसे ही आप पे करेंगे उस केस में आपको पूरे होल अमाउंट के ऊपर टीडीएस कट करनी पड़ेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पूरे साल में 1 लाख पे करूंगा कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कि क्या मैं पूरे साल में 1 लाख रुपए की सर्विस लूंगा। तो उस केस में अगर आपको ये अनुमान लग जाता है तो आप जब भी पेमेंट करेंगे चाहे वो 30,000 से कम की ही क्यों ना हो, आप उस केस में उसके ऊपर टीडीएस कट करेंगे, अगर आपको अनुमान लग जाता है अपने बिजनेस को देखते हुए। और फ्रेंड्स ऐसे भी मैं बता दूं कि अगर आप टीडीएस कट करते हैं तो इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। इससे क्या होता है कि सिर्फ आपके ऊपर एक मतलब अननेसेसरी लाइबिलिटी आ जाती है कि आप उसका टीडीएस कट करें, गवर्नमेंट के पास जाकर जमा कराएं, रिटर्न फाइल करें टीडीएस की। बाकी आपका कुछ नहीं जाता है, आप उसे पेमेंट करें या उसे कट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करें, आपके पॉकेट से 1 रुपया नहीं जाता है। तो अगर मानकर चलिए आप अनुमान नहीं भी लगा पाते हैं तो आप टीडीएस कट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और जो टीडीएस को गवर्नमेंट ने लाया है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी एक बार आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है कि कई लोग जैसे सर्विसेज दे देते हैं, अगर टीडीएस नहीं होती तो उस केस में क्या है कि आपने तो उसे पूरी पेमेंट कर दी, अब उसने अपनी इनकम टैक्स फाइल की नहीं की, गवर्नमेंट को टैक्स दी नहीं दी, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाता था। टीडीएस लाने के पीछे मेन मकसद यही है कि जैसे आप उसे पेमेंट करेंगे और आप उसकी पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट को देंगे जब रिटर्न फाइल करेंगे टीडीएस की, और वहां पर उसकी जो टैक्स है जमा कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट को पूरी जानकारी भी मिल गई कि उसने किसे सर्विस दी है, कितने रुपए की सर्विस दी है, और इसके अलावा उसका कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के पास चला भी गया। अब उस केस में क्या है कि गवर्नमेंट की नजर में उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स आती जाएंगी। अब अगर वो रिटर्न नहीं भी फाइल करता है तो गवर्नमेंट उसे नोटिस कर सकती है सामने वाले को, और इसके अलावा अगर उसे अपना टीडीएस का रिफंड क्लेम करना होगा तो उसे रिटर्न इनकम टैक्स की फाइल करनी ही पड़ेगी। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चोरियों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया था। फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको टीडीएस की बेसिक नॉलेज दे दी है। इसके अलावा जो सेक्शन 194 सी के अंदर जो रेट्स हैं, जो लिमिट्स हैं, जो आपकी एग्जम्पशंस हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि अगर डिडक्टी आपको अपना पैन नंबर नहीं देता है तो उस केस में जो भी रेट हो किसी भी सेक्शन में टीडीएस का, वहां पर आपको उसका रेट नहीं देखना है। अगर आपके पास डिडक्टी यानी जिसका आप टीडीएस कट करने वाले हैं उसका पैन कार्ड नंबर नहीं है तो उस केस में आपको फ्लैट 20% टीडीएस कट कर लेनी है। फ्रेंड्स मैं यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, सेक्शन 194 सी में जो आपको टीडीएस कट करनी है, रेसिडेंट पर्सन की टीडीएस कट करनी है, नॉन रेसिडेंट की टीडीएस नहीं कट करनी है। यानी जिससे आपने सर्विस ली अगर वो रेसिडेंट पर्सन है, इंडिया का रेसिडेंट पर्सन है, तो ही आप टीडीएस कट करेंगे, अगर वो नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो आप टीडीएस कट नहीं करेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको जीटीए के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीएसटी के अंदर ट्रांसपोर्ट को जीटीए के नाम से जाना जाता है, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो यहां पर मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपको टैली में बताया हुआ है कि जीटीए के केस में आप कैसे टैली में एंट्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं आपको जीटीए का कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की एंट्रीज बताऊंगा, उसके ऊपर टीडीएस कैसे कट होगी ये बताऊंगा, तो उस केस में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसका भी आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी क्लियरिटी के लिए, ताकि आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दूंगा जीटीए की। तो जीटीए क्या होता है जीएसटी में, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जीएसटी में सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट है, जिसमें जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर आरसीएम लगाया गया है। और उसी तरीके से आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 53 में जीटीए के ऊपर आरसीएम लगाया गया है। तो देखिए अब आपको मैं समझाता हूं जीटीए कौन होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, अब मानकर चलिए आप अपने गुड्स को किसी कंज्यूमर के यहाँ पहुंचाने के लिए कोई मैजिक या पिकअप को हायर करते हैं और उसके थ्रू अपने गुड्स को भेजते हैं, तो वो जीटीए नहीं है। जीटीए वही होगा जो आपको बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट देगा, वही आपका जीटीए होगा, और उसी के ऊपर आरसीएम लगेगा, ठीक है। आरसीएम का रेट क्या होगा, 5% होगा। यानी जीटीए को दो तरीके के अधिकार मिले हुए हैं, उन्हें या तो वो फॉरवर्ड चार्ज में भी अपनी टैक्स लगा सकते हैं, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं लगाते हैं तो उस केस में वो
आपको जो बिल्टी देंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो आप समझ जाना कि आपको जिसने उससे सर्विस ली है, जो बिजनेस पर्सन है जिसने उस जीटीए से सर्विस ली है, उसे टैक्स पे करनी है अकॉर्डिंग टू आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और जो एफसीएम होता है उसका फुल फॉर्म होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, जीटीए को दो पावर है। अगर वो अपनी आईटीसी क्लेम करना चाहता है, जो भी उसकी एक्सपेंसेस हुई है, अगर उसकी आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो उस केस में वो अपनी बिल्टी के ऊपर टैक्स लगा कर देगा, जो कि 12% होगी, ठीक है। और उस केस में जो भी आप टैक्स की पेमेंट करेंगे जीटीए को, उसकी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक। अब इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, यानी 90% जीटीए कभी भी अपनी बिल्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं। तो उस केस में जो बिजनेस पर्सन है जिसने उस जीटीए से सर्विस ली है, उसे आरसीएम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करनी होती है, जो कि 5% पे करनी होती है। और पे करने के बाद वो जो बिजनेस पर्सन है वो उसकी आईटीसी क्लेम कर सकता है। और जो आप 5% जो आरसीएम पे करेंगे, ये कैश में पे होगी। जो जीएसटी पोर्टल पर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसके थ्रू आप पे नहीं कर सकते हैं, कैश लेजर के थ्रू ही आप आरसीएम पे कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे जीटीए रजिस्टर हो अनरजिस्टर्ड हो, इंटर स्टेट आपने सर्विसेज ली हो जीटीए से या इंट्रा स्टेट ली हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको अगर जीटीए ने बिल्टी के ऊपर जीएसटी लगाकर नहीं दी है, तो उस केस में आरसीएम के अकॉर्डिंग आपको ही टैक्स पे करनी है 5%, और फिर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप ये भी याद रखिएगा कि मानकर चलिए एक सप्लायर है जो कि आपको माल भेज रहा है, ठीक है, वो जीटीए के थ्रू माल भेज रहा है, और वहां पर वो पेड बिल्टी बनाता है, यानी जो पेमेंट करता है जीटीए को आपका सप्लायर करता है। तो उस केस में आरसीएम की लाइबिलिटी आपके सप्लायर के ऊपर आएगी, न कि रिसिपिएंट के ऊपर जो कि गुड्स रिसीव कर रहा है, क्योंकि पेमेंट जिसने की है वही आरसीएम की पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। अगर सप्लायर ने जीटीए को पेमेंट की है, पेड बिल्टी बनवाई है, तो आरसीएम की पेमेंट की लाइबिलिटी सप्लायर के ऊपर आएगी। अगर उसी की पेमेंट आपने की है, यानी रिसिपेंट ने की है गुड्स को रिसीव करते वक्त, तो उस केस में रिसिपेंट के ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी, और वो जो लाइबिलिटी है 5% की वो गवर्नमेंट को पे करेगा, फिर उसकी आईटीसी क्लेम कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कई बार जो आपको जीटीए जिससे आप सर्विस लेते हैं, तो वो कई बार आपको बिल्टी के ऊपर 18% जीएसटी लगा कर देते हैं। तो उस केस में कभी भी आप ये मत समझिएगा कि वो 100% जीटीए है। उस केस में उसने जो रजिस्ट्रेशन ले रखी होगी, उसने वो कार्गो सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखी होगी, क्योंकि जीटीए के ऊपर 18% जीएसटी नहीं लगती है, उसके ऊपर 12 या 5% जीएसटी लगती है। 12% फॉरवर्ड चार्ज में, 5% आरसीएम में। और जो 18% की मैं बात कर रहा हूं, वो ट्रांसपोर्ट जो आपको सर्विस दे रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन जब जीएसटी की ली होगी तो उसने कार्गो सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन ली होगी, जो कि कोरियर सर्विस होती है। तभी वो आपको 18% जीएसटी अपनी बिल्टी के ऊपर लगा कर देगा, और आप उसकी आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। उस केस में आरसीएम नहीं लगता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट का अगर मैं नाम लूं, जिसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं, लेकिन वो एक तरीके से कोरियर सर्विस है, जो कि टीसीआई एक्सप्रेस है। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जो अभी मैंने टीसीआई एक्सप्रेस की बात की। अब मैं यहाँ पर जीटीए की कुछ एग्जम्पशन लिमिट भी है, उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर मैं अमाउंट के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर और भी एग्जम्पशन लिमिट है, जैसे कि मानकर चलिए आपका जो बिजनेस है वो एग्जाम गुड्स का है, तो उस केस में आपके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा जीटीए की, अगर आप सर्विस भी लेते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी चीजें हैं, वो आप जाकर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको अमाउंट के बारे में बता रहा हूँ कि अमाउंट क्या है। देखिए, जैसे अगर मानकर चलिए आपका जो गुड्स आ रहा है वो पार्ट लोड आ रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट के केस में होता है, ये वो कई लोगों का गुड्स लोड करके आते हैं। तो अगर पार्ट लोड गुड्स आ रहा है, तो उस केस में अगर बिल्टी 750 तक है, तो एग्जाम्प्ट है, आपको 1 रुपए भी आरसीएम के अकॉर्डिंग नहीं पे करनी है, चाहे आप सप्लायर हो या रिसिपिएंट हो, ठीक है। 750 तक एग्जाम्प्ट है। अगर मानकर चलिए फुल गाड़ी में माल आपका आ रहा है, तो वहां पर ये लिमिट 1500 की है, यानी पूरी गाड़ी में सिर्फ आपका माल है। तो ये बहुत ही कम होता है, ये इरिलीवेंट है, यानी ये रिलीवेंट नहीं है आपके लिए। ये तभी होता है जब आप अपने ही सिटी के आसपास के ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं और उनकी छोटी सी कोई व्हीकल है उसमें अपना लोड करवा रहे हैं माल, तो वहां पर ये चलेगा। बाकी किसी केस में ये नहीं चलेगा 1500 का लिमिट। तो इसीलिए आपको जो रिलीवेंट है वो 750 ही मानकर चलनी है। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो हमें आरसीएम की पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, हमें आईजीएसटी हेड में करनी है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है बुकिंग ऑफिस के ऊपर, जहां पर आपका गुड्स बुक हुआ है। अगर बुकिंग ऑफिस आपकी इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगी, अगर बुकिंग ऑफिस आपकी इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। ये आपको उसी के ऊपर अपना निकालना होगा कि आप कौन सा टैक्स पे करेंगे आरसीएम के अकॉर्डिंग।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कोशिश की कि आपको मैं इन शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊं, तो मैंने टीडीएस की भी लगभग आपको जानकारी दे दी। इसके अलावा मैंने जीटीए की जो भी मेन इंपॉर्टेंट नॉलेज थी मैंने आपको दे दी। अब हम चलते हैं टैली में और अब हम देखेंगे एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है। अब आपको मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी जब मैं आपको एंट्रीज दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने न्यू कंपनी क्रिएट कर ली है जीटीए के नाम से। अभी हम चलेंगे सबसे पहले एफ लोन यानी फीचर्स के अंदर, और यहाँ पर हम चलेंगे स्टेचुरी एंड टैक्सेशन के अंदर। इसमें हम सबसे पहले जीएसटी को इनेबल करेंगे जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे, और यहाँ पर जो भी अपनी डिटेल्स है वो आप फिल कर लेंगे, जैसे स्टेट हो गया, रजिस्ट्रेशन टाइप हो गया, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। अगर आप किसी टेरिटरी में रजिस्टर्ड हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा वो ऑप्शन। उसके बाद जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, तो सेम फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट डेट होता है वही आप डाल देंगे। जैसे कि एप्लीकेबल तो 1/7/2017 से है, लेकिन यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। जैसे मानकर चलिए ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, तो यहां पर आपका डेट आ जाएगा 1 अप्रैल 2020, यानी जो फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट है वो आ जाएगी। उसके बाद जीएसटी नंबर डाल देंगे अपना। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं ये हमारे स्टेट कोड होते हैं। इससे पता चलता है कि ये जीएसटी नंबर किस स्टेट का है। जैसे बिहार का 10 है और दिल्ली का 07 है, इसी तरीके से हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का 01 है। अब यहां देखिए, उसके बाद जो 10 डिजिट होते हैं ये हमारे पैन कार्ड नंबर होता है। जिस पैन कार्ड के अकॉर्डिंग हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ली होती है वो होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि पैन कार्ड जो आपका स्टार्ट हो रहा है 2 डिजिट के बाद हो रहा है, यानी ए से हो रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, चौथा डिजिट जो है वो आपका पी है, यानी ये प्रोप्राइटरशिप का पैन कार्ड नंबर है। ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि यही आपको चेक करना है। उसके बाद ये जो एम है ये सर नेम होता है, जिस व्यक्ति का जो सर नेम है या जो लास्ट नेम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिजिट आता है। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे दीजिए, आपको मैं और क्लियरिटी दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो 1 लिखा है, ये जो आप 1 देख रहे हैं जेड से पहले, यानी लास्ट 2 डिजिट से पहले जो आपको एक डिजिट दिख रहा है 1, इसका मतलब होता है कि इस व्यक्ति की जीएसटी में एक ही रजिस्ट्रेशन है। अगर यहाँ 2 3 4 जो भी लिखा रहा है उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की जीएसटी में कितनी सारी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। आप अगर मानकर चलिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी में तो क्वार्टरली लेंगे, अदरवाइज मंथली लेंगे। उसके बाद ई वे बिल वगैरह को यस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, ये मैं अब आपको क्लियर नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कर रखी है। इसके बाद आपको यहाँ पर टीडीएस का जो ये ऑप्शन है इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स को यस कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो टैन रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहाँ पर आपको अपना टैन नंबर डालना है जो कि टैक्स असेसमेंट नंबर होता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि टीडीएस डिडक्ट किसे करना है। क्या हर व्यक्ति को टीडीएस डिडक्ट करना है अगर वो सेक्शन 194C की सर्विसेज लेता है? तो मैं बता दूं कि टीडीएस हर व्यक्ति को डिडक्ट नहीं करना है। अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, यानी आपका सेक्शन 44A-B के अंदर, यानी जो सेक्शन 44A-B होता है जिसके अंदर ऑडिट होता है, उस सेक्शन के अंदर आपका ऑडिट नहीं हुआ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करनी है। यानी अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और आपका सेक्शन 44A-B में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका ऑडिट नहीं हुआ है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करनी है, चाहे आप कितने रुपए की भी सर्विस क्यों न ले लें ट्रांसपोर्ट से। लेकिन अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसका ऑडिट हो चुका है सेक्शन 44A-B में, या आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको टीडीएस कट करना है। आपको टैन नंबर लेना होगा, यानी टैक्स असेसमेंट नंबर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप उसकी टीडीएस कट कर सकते हैं जिस भी व्यक्ति से आप सर्विस लेते हैं। इसके अलावा जो भी अदर एसएससी बचते हैं सबको टैन नंबर लेना होता है और टीडीएस कट करनी होती है। ठीक है, आपको ये भी क्लियर हो गया कि कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं फ्रेंड्स टीडीएस के अंदर जहां पर अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और आपका सेक्शन 44A-B के अंदर ऑडिट नहीं भी हुआ है तो भी आपको टीडीएस कट करना है। जो भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है लिमिट, अगर आप उस लिमिट से ज्यादा सर्विसेज रिसीव कर लेते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं उस सेक्शन के अंतर्गत, अगर आप जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको टीडीएस कट करना है, लेकिन आपको टैन नंबर नहीं लेना है। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, सेक्शन 44A-B में ऑडिट नहीं हुआ है, तो टीडीएस के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जहां पर आप जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट है उसे क्रॉस कर जाते हैं, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है सामने वाले का, लेकिन आपको टैन नंबर नहीं लेना है। आपको टीडीएस डिडक्ट करके चालान भर के पेमेंट कर देनी है, वही आपकी रिटर्न भी मान ली जाएगी।
लेकिन सेक्शन 194C में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर का लिमिट है, और सेक्शन 44AB में अगर आपका ऑडिट नहीं हुआ है तो आपको ना तो 10 नंबर लेना है और ना तो आपको टीडीएस डिडक्ट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, उसके बाद टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर डाल देना है। ये तो आपको जब आप 10 नंबर लेंगे तो वहां पर आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद डिडक्टर टाइप, आप जो डिडक्ट कर रहे हैं आपका कौन सा टाइप है, आप कंपनी है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ है। अगर आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस चाहिए तो आप F12 कॉन्फ़िग में जाकर यहाँ पर शो ऑल डिडक्टर टाइप्स को यस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ या कंपनी के अलावा कोई और है तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इंडिविजुअल या एचयूएफ लेकर चलता हूँ। उसके बाद किस ब्रांच या डिवीजन से आप डिडक्ट कर रहे हैं टीडीएस, तो वो आपको डालना है। अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं तो ये ब्लैंक भी रह सकता है। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसकी डिटेल्स आएगा, उसका नाम और वो मतलब किसका बेटा है या बेटी है, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, बाकी सारी डिटेल्स तो आप समझ ही सकते हैं, वो आपको फिल कर देनी है। मानकर चलिए किसी कंपनी में कोई टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो वहां पर मैनेजर डिडक्ट कर रहा है, सीईओ डिडक्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है उसकी डिटेल्स आएगी जो रिस्पॉन्सिबल होगा। सॉरी, अभी इसे मैं नो कर देता हूँ बाहर निकल के। अब यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपके नो रहेंगे, ये जो दोनों ऑप्शंस है ये आपके नो रहेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर इन दोनों ऑप्शंस को नो रखना है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर इन दोनों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इन दोनों ऑप्शंस का यूज क्या है। पहला ऑप्शन जो है इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, यानी आप जो टीडीएस की डिडक्शन की लिमिट लगाएंगे, जो कि मैंने बताया कि हर सेक्शंस में अलग अलग लिमिट रहती है, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो आपने 1 रुपए की भी सर्विस ली होगी तो टैली में जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पर टीडीएस आपका डिडक्ट होने लग जाएगा। और उसी तरीके से एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम पर अगर किसी सेक्शन में हो टीडीएस वगैरह तो उस केस में आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज ये सारे ऑप्शंस नो रहेंगे और कंट्रोल ऐसे हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक बात गौर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं एजुकेशनल टैली यूज कर रहा हूँ और अभी तक की जो सबसे लेटेस्ट टैली है 6.6.2 वो यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो टीडीएस की डिटेल्स आती है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिसिंग लग रहा होगा। हो सकता है एजुकेशनल टैली में ये ऑप्शन नहीं आता हो, प्रोफेशनल टैली में आता हो या लेटेस्ट वर्जन में कुछ प्रॉब्लम हो, मैंने चेक नहीं किया कभी भी। यहाँ पर क्या है कि एक ऑप्शन और आता है कि अगर आपके पास सामने वाले डिडक्टी का पैन कार्ड नंबर नहीं है तो 20% टीडीएस कट होगा, वो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी टैली में आएगा तो वहां पर 20% जो रहेगा उसे वैसे ही रहने देना है। और हमें एक और ऑप्शन को इनेबल कर देना है, F11 फीचर्स में जाकर, अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस कर देंगे। वो इसलिए कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट का जो भी लेजर्स बनाएंगे वहां पर हम मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करेंगे। उससे होगा क्या कि जब हम लोग एंट्री करेंगे सर्विस रिसीव की परचेज वाउचर में या जर्नल वाउचर में, आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, तो वहां पर आपको न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह ट्रैक करने के लिए दिया जाएगा। तो अगर आपको बिल वाइज डिटेल्स के बारे में नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टैली ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, और नहीं पता है तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे बिल वाइज डिटेल्स का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है, फ्रेंड्स अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें लेजर्स कैसे बनाने हैं इन केसेस में। तो देखिए, आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए अकाउंट इन्फो में जाना होगा, लेजर्स में जाना होगा, क्रिएट में जाना होगा। मैंने ऑलरेडी लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं इसलिए मैं अल्टर में जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रांसपोर्ट के नेम से लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्ट है, एजे ट्रांसपोर्ट, अंडर सनरे क्रेडिटर, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को मैंने यस रखा हुआ है, वो इसलिए जो कि मैंने आपको बता दिया कि एंट्री टाइम हमें इसे ट्रैक करना है। और इसके लिए मैं बता दूं कि ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आपका F11 फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर्स में आप उस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद इज टीडीएस डिडक्टेबल, इसे यस करेंगे, और टीडीएस का ऑप्शन भी तब आएगा जब F11 फीचर्स में आपका टीडीएस का ऑप्शन यस होगा। डिडक्टी टाइप, आप जिसका टीडीएस डिडक्ट करने जा रहे हैं वो कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट है, कंपनी है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और ये आप पता कैसे लगाएंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पैन कार्ड का जो फोर्थ डिजिट होता है, जो कि अल्फाबेट होता है, उसमें आपको पता चलता है, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है पी, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां पर मैं कर्सर हिला रहा हूँ वहां पर फोर्थ डिजिट जो है वो आपका पी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो ये तो इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा इसीलिए ऑब्लिक में है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे।
सी हो तो कंपनी होगा, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे, या आप सामने वाले से पूछ भी सकते हैं। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इससे अगर आप नो रखेंगे तो जिस वाउचर में आप एंट्री कर रहे होंगे सर्विसेज की, वहां पर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। इस ऑप्शन को यस रखना है, तभी आप जिस वाउचर में एंट्री कर रहे हैं सर्विसेज रिसीव वगैरह की, उसी वाउचर में आप टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे, इसलिए इस ऑप्शन को यस रखना है। उसके बाद आपको एड्रेस वगैरह डालनी है तो डाल दीजिए। कंट्री और स्टेट आपको प्रॉपर डालना होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी जो जीएसटी है, कौन सा हेड लगेगा वो आपको पता चलेगा, आईजीएसटी की सीजीएसटी। उसके बाद सामने वाले का पैन कार्ड नंबर डालना मैंडेटरी है, अदरवाइज 20% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड पैन डिटेल्स, ये नो रहेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ ऐसे इसका यूज। यहाँ पर देखिए इफेक्टिव कब से है इसका पैन कार्ड नंबर, वो आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं अगर आपको पता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस भी पूछ रहा था, अभी ये पूछ नहीं रहा है, जब मैंने किया था तब यहाँ पर स्टेटस पूछा जा रहा था, वो मैं आपको नेक्स्ट लेजर में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सॉरी इसे मैं नो कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी में उसका किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर आप यहाँ पर ले लेंगे, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो रेगुलर ले लेंगे। उसके बाद जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देंगे सामने वाले बंदे का, उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बार वो आपको दिखा देता हूँ जो अभी मैंने बोला आपको, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख के एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टेटस आती है कि उसने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, कि उसके पास अवेलेबल है, कि नॉट अवेलेबल है, कि नॉट रिक्वायर्ड है। ये आप अपने अनुसार स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज पर्पज के लिए आपको बता दिया। अब आइए हम नेक्स्ट लेजर में चलते हैं। यहाँ पर बिहार ट्रांसपोर्ट, ये भी मेरी मतलब मेरे ही स्टेट के ट्रांसपोर्ट है। पहली ट्रांसपोर्ट इंटर स्टेट की थी, ये इंट्रा स्टेट की है। सेम सारी चीजें सेम रहेंगी जो भी मैंने बताई, सिर्फ डिडक्टिव टाइप चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर की किस तरीके का एसएससी है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट भी बनेगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारी चीजें सेम है, सिर्फ आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज हो सकता है और उसके बाद डिडक्टिव टाइप चेंज हो सकता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस का लेजर बनाना होगा, जो सर्विसेज आपने रिसीव किया उसका लेजर आपको बनाना होगा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पर नाम आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम दिया ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ब्रैकेट में आरसीएम। ये मैंने इसलिए दिया कि मानकर चलिए आपने किसी ट्रांसपोर्ट से जो सर्विस ली, अगर उसने बिल्टी पर चार्ज लगा दी है यानी जीएसटी लगा दी है, तो उस केस में वो एफसीएम है यानी फॉरवर्ड चार्ज है, तो उसके लिए हम अलग लेजर बनाएंगे। आरसीएम के केस में जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस का लेजर होगा वो हम अलग लेजर बनाएंगे, ठीक है। अगर हम चाहें तो टैली में हम एक लेजर में ही दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंट्री करते टाइम, इसलिए अलग अलग लेजर बनाना ही सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मार्किंग कर देंगे आरसीएम, ताकि जब आप एंट्री करें तो वहां पर लेजर को सिलेक्ट करने में आपको परेशानी न हो। यानी जब भी आरसीएम का केस होगा, किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप सर्विस ले, तो वहां पर ये लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडर में परचेज अकाउंट या डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, वो इसलिए कि ये सर्विसेज आप परचेज कर रहे हैं तो आप परचेज अकाउंट में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप परचेज करते हैं और जब तक आपके गोडाउन में माल नहीं पहुंच जाता है, तब तक जो भी एक्सपेंस होता है आपका परचेज के ऊपर, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, न कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो कि सेल के टाइम होता है। जब तक गोडाउन में माल ना पहुंच जाए तब तक जो भी खर्चा होता है आपके माल के ऊपर, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेज अकाउंट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कई लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट तो सेम आएगी, लेकिन जो मैनर है कि कहाँ पर रखना चाहिए वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि परचेज अकाउंट या डायरेक्ट एक्सपेंस ही लें। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर लें। यहाँ पर एसएससी कोड जो है ट्रांसपोर्ट का सर्विस का, वो आप डाल सकते हैं गूगल पे सर्च करके। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर नहीं डालनी है, नॉट एप्लीकेबल रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे तो वहां हमें जो टैली है वो ऑप्शंस प्रोवाइड करती है वाउचर्स के अंदर कि आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसके अलावा टैली में इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि जो आप लेजर सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट के लेजर्स जो हमने बनाए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग खुद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स
अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेगी, उनकी जो जीएसटी नंबर है उसके अनुसार वो वहां पर खुद सेलेक्ट कर लेगी, आपको भी सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि हम हर केसेस में अगर मानकर चलिए हम अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से सर्विस ले रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट से सर्विस ले रहे हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट से सर्विस ले रहे हैं, तो हर केस में हम इसी लेजर का यूज करना चाहते हैं, इसी सर्विस के लेजर का यूज करना चाहते हैं, इसीलिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। अगर आप डाल भी देते हैं तो भी यहाँ पर एक ऑप्शन है टैली के अंदर कि जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पर आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप नहीं डालें। लेकिन मैं आपको एक नॉलेज पर्पज के लिए बता देता हूं कि अगर आप मल्टीपल लेजर्स बनाना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के, तो उस केस में अगर आप अपने स्टेट से सर्विस लेते हैं, याद रखिएगा अगर आप अपने स्टेट से सर्विस लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की बुकिंग ऑफिस आपके स्टेट में है, तो उस केस में अगर वो यूआरडी ट्रांसपोर्ट है, अगर आप सबका अलग अलग बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आरसीएम, बगल में यूआरडी। अगर आप सबका अलग अलग बनाना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं यूआरडी लिखेंगे और यहां पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में ले लेंगे। देखिए आपको क्या लेना होगा, नीचे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, तब आपको ये लेना होगा। फिर अगर आप बनाना चाहते हैं मानकर चलिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आरसीएम और वहां पर लिखना चाहते हैं रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट इंट्रा स्टेट, जैसे यूआईडी में भी आपको इंट्रा स्टेट डालना होगा। अगर आप 4 लेजर बनाना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट और उसमें भी रजिस्टर और अनरजिस्टर के लिए अलग अलग, तो मैं बता रहा हूं कि आपको ट्रांसपोर्ट का लेजर कैसे बनाना है। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आरसीएम रजिस्टर्ड, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आरसीएम अनरजिस्टर्ड, इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आरसीएम रजिस्टर्ड, इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आरसीएम अनरजिस्टर्ड, और उसी के हिसाब से आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है। अनरजिस्टर्ड के केस में परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, ये कब, जब आपके सेम स्टेट का अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट हो। अगर अदर स्टेट का होगा तो आप यहाँ पर इंटर स्टेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है लेकिन आपके स्टेट का है तो परचेज टैक्सेबल, अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है अदर स्टेट का है तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है। ठीक है, इस तरीके से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल, हम सभी के केस में यही लेजर लेने वाले हैं। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यस होगा क्योंकि इस केस में रिवर्स चार्ज है। जीएसटी रेट क्या है 5% है, वो आपको डाल देना है, 2.5 अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर सर्विसेज लेना है टाइप ऑफ सप्लाई में, इज टीडीएस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल होगी। नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आपका ये अपने आप नहीं आएगा, पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट का जो ऑप्शन है ये अपने आप नहीं आएगा, यहाँ न्यू कैटेगरी आएगी, आपको इसके अंदर जाना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने बना रखी है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे आपको दिखाने के लिए कि कैसे बनाई है। आप देखिए यहाँ पर जो नेम है, जो नेम आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट, ये क्योंकि मेरी एजुकेशनल टैली है तो इसमें यहाँ पर हेल्पर बटन जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है राइट साइड में, ये वर्क नहीं कर रहा है। जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ सी, ये वर्क नहीं कर रहा है एजुकेशनल टैली में। प्रोफेशनल टैली होगी तो आपका ये बटन वर्क करेगा। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट आ जाती है, नेम की लिस्ट आ जाती है, आप उसमें से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर जैसे मानकर चलिए एजुकेशनल टैली में मुझे पता है कि ये किस टाइप का टीडीएस है तो यहाँ पर मैं टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपको हेल्पर में हेल्प मिल जाएगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन आपको डाल देना है, जैसे कि मैंने बताया ये 194C में कवर होता है। पेमेंट कोड में आपको 94C लिख देना है। रेमिटेंस कोड में भी आप सेम लिख सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ विथ पैन 1% लिख देंगे। रेट फॉर अदर डायरेक्टरी टाइप विथ पैन 2%, क्योंकि विदाउट पैन तो आपका 20% होगा, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद थ्रेश होल्ड लिमिट आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाली है ये आप छोड़ भी सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर जो डिटेल्स बटन है इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से डिटेल भी फिल कर सकते हैं कि कब से एप्लीकेबल होगा ये जो आपका टीडीएस का अमाउंट है, मतलब टीडीएस का जो रेट वगैरह कब से एप्लीकेबल होगा, डेट डाल देंगे, किस सेक्शन में होगा वो डाल देंगे, पेमेंट कोड कौन सी होगी वो डाल देंगे, जो मैंने बाहर डाली वही है। उसके बाद इस ट्रांसपोर्ट कैटेगरी यस या नो रहेगा, यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंगल बिल वैल्यू 30,000 मैंने बताया था वो डाल देंगे 1%, और विदाउट पेन 20%, 2% अदर डिडक्टिव टाइप में विदाउट पेन 20%, और उसके बाद यहाँ पर थ्रेश होल्ड लिमिट 1 लाख, इस तरीके से भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसे ब्लैंक भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर सॉरी डेट पूछ रहा है, वही हम डाल देंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे।
और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस का लेजर आपने समझ लिया होगा कि किस हिसाब से आपको बनाना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मल्टीपल लेजर नहीं बनाना चाहते हैं, जो कि मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा मल्टीपल लेजर बनाने के लिए, आप उस केस में ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, सिर्फ आरसीएम लगा देंगे। अगर आपको एफसीएम वाला भी ट्रांसपोर्ट का सर्विसेज आप लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ, अगर वो लेते ही नहीं है तो आपको आरसीएम भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस करके लेजर बना सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी डिटेल्स मैंने बताई वो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद टीडीएस पेबल, ये लेजर बनाएंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में टीडीएस ले लेंगे, और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में आप यहाँ पर एनी ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे एनी क्यों लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर्स भी ले सकते हैं, लेकिन एनी इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी और सेक्शन में भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उस केस में आप इस लेजर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे कि पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट, तो इस केस में आप सिर्फ इस मतलब इस पर्पस के लिए जो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस केस में ही आप इस लेजर का यूज कर पाएंगे। यानी ट्रांसपोर्ट का जो पेमेंट है उस केस में जो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस पर्पस के लिए ही आप इस टीडीएस लेजर का यूज कर पाएंगे, अगर आप यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर एनी रखते हैं तो उस केस में ये कॉमन लेजर बन जाएगा, और हर टीडीएस के जो सेक्शंस होंगे और अगर उसके अंदर आप आते हैं और आपको टीडीएस कट करनी पड़ती है तो आप इस लेजर का यूज कर पाएंगे। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी का लेजर बना लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर जो टीडीएस एप्लीकेबल अनडिफाइंड या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे और नेम में आईजीएसटी लिखा जाएगा। फिर इनपुट एसजीएसटी, सब कुछ सेम रहेगा, एसजीएसटी लिख जाएगा नेम में, और टैक्स टाइप में आपका स्टेट टैक्स होगा। आउटपुट सीजीएसटी, मैं यहाँ पर आउटपुट और इनपुट करके ही लेजर बनाना सजेस्ट करता हूँ। बहुत से लोग कॉमन लेजर भी ले लेते हैं, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी बना लेते हैं, और परचेज और सेल दोनों में वही लेजर यूज करते हैं। बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है एंट्री टाइम या कभी रिपोर्ट वगैरह देखने में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेल के लिए आउटपुट का यूज करेंगे और परचेज वगैरह के लिए इनपुट का लेजर यूज करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, यहां पर सब कुछ सेम होगा जैसा कि मैंने इनपुट के केस में बताया, सिर्फ नेम में इनपुट की जगह आउटपुट लग जाएगा सारे लेजर्स में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एफसीएम के केस में आपको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर आपको कैसे बनाना है, यानी जहां पर ट्रांसपोर्ट आपको बिल्टी पर जीएसटी लगाकर देता है जो कि 12% होती है, मैंने बता दिया। और टीसीआई एक्सप्रेस वगैरह के केस में 18% जो कि कार्गो में रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पर सिर्फ जीएसटी रेट चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ट्रांसपोर्ट चार्जेस एफसीएम, परचेज अकाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे, यहाँ पर एसएससी कोड डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये कॉमन लेजर ही हम रखेंगे। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, नो रहेगा क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा है। और जीएसटी का रेट 12% है, और बाकी सर्विसेज रहेंगी सेम। इस टीडीएस एप्लीकेबल एप्लीकेबल, नेचर ऑफ पेमेंट भी हमारा वही रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एंट्री इस केस में आपको कैसे करनी है। तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसपोर्ट की चार्जेस की जो एंट्री होती है वो या तो आप परचेज वॉचर में कर सकते हैं या जर्नल वॉचर में। तो हम यहाँ पर परचेज वॉचर में इसकी एंट्री करेंगे, और आपको पता होगा कि परचेज वॉचर में जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो आपको इसे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में यूज करना होगा, यानी क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो इस केस में आप परचेज वॉचर में आने के बाद अल्ट के साथ आई प्रेस कर सकते हैं, या बटन बार पर इस तरीके से अकाउंटिंग इनवॉइस चूज कर सकते हैं। अब चलिए हम एंट्री करते हैं। मानकर चलिए बिल्टी नंबर 1 है। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देंगे, जो बिल्टी पर डेट है वो डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमने सर्विस ली है, जैसे कि ये रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो हमने लेजर क्रिएट किया था जैसे कि आरसीएम वाला, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट मानकर चलिए यहाँ पर आपको 2000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको, क्योंकि आरसीएम एप्लीकेबल है तो इस केस में आपको इस वाउचर के अंदर टैक्सेस वगैरह नहीं लगानी है। हम आरसीएम की जो लाइबिलिटी है उसे इंक्रीज करने के लिए जर्नल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। आपको मैं टैक्स एनालिसिस डिटेल में दिखा दूं कि यहाँ पर 5% आरसीएम लग रही है, 100 रुपया आपको टैक्स का रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। यहाँ पर अब हमें जो हमने टीडीएस पेबल का लेजर बनाया था उसे ले लेना है। देखिए यहाँ पर टीडीएस आपकी नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वहां पर जो हमने लेजर क्रिएट किया है उसमें हमने लिमिट डाली हुई है। जो भी हमने लेजर क्रिएट किया है उसके अंदर लिमिट डाली हुई है 30,000 रुपए की सिंगल बिल वैल्यू और पूरे साल का 1 लाख रुपया। तो यहाँ पर वैल्यू कम है, इस कारण ऐसा हो रहा है।
तो चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 30,000 रुपया डाल देते हैं। ठीक है, अभी भी देखिए यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर 30,001 रुपया डाल देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने 30,001 रुपया डाला, सिंगल बिल वैल्यू जैसे मेरी 30,000 से एक्सीड हुई, 1 रुपए से भी एक्सीड हो गई, फुल अमाउंट के ऊपर टीडीएस कट गई। और यहाँ पर 1% टीडीएस कट रही है। क्यों कट रही है? क्योंकि ये जो मेरा ट्रांसपोर्ट है, इसे मैंने जब इसका लेजर क्रिएट किया है तो वहां पर मैंने इसे इंडिविजुअल बताया है। कंपनी होती तो 2% का यहाँ पर रेट लगता। ठीक है, हमें जो पेमेंट करनी है सामने वाले को, ट्रांसपोर्टर को, जो नीचे बैलेंस आ रहा है 29,701, ये पेमेंट करनी है। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने लिमिट लगाई है लेजर्स के अंदर टीडीएस को डिडक्ट करने की, जैसे कि 30,000 सिंगल बिल वैल्यू के केस में और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने 1 लाख की जो लिमिट लगाई है, उसे अब हम रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करेंगे, इसके पीछे का रीजन जान लीजिए। मानकर चलिए जब आप फाइनेंशियल ईयर आपकी स्टार्ट हो रही है तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैं 1 लाख से ज्यादा पे करूंगा ट्रांसपोर्ट को, अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर के जो भी बिजनेस है उसे ध्यान में रखते हुए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कोई भी लिमिट नहीं लगाएंगे। इसीलिए जब मैं लेजर बना रहा था तो मैंने कहा था कि आप यहाँ पर लिमिट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लगा तब सकते हैं जब आपको कोई क्लियरिटी नहीं है कि आपका बिजनेस में कितना ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आएगा, तब आप लिमिट लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि मेरा 1 लाख से ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्जेस जाने वाला है, तो उस केस में लिमिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस केस में क्या है कि आपको पूरे होल अमाउंट के ऊपर टीडीएस कट करनी होगी। तो आ जाइए हम उस लिमिट को रिमूव कर देते हैं। अकाउंट इन्फो, लेजर्स, अल्टर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, आरसीएम। यहां पर देखिए ये जो हमने बनाया है पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर्स का, जो हमने यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किया है, इसमें हम जाते हैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके और यहाँ पर हमने डिटेल के अंदर लिमिट डाली हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस लिमिट को हटा देते हैं और ये भी लिमिट हम यहाँ से हटा देते हैं। यानी लिमिट नहीं रहेगी, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी अमाउंट हम डालेंगे सबके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1/4 की डेट ही ले लेता हूँ कि इस डेट से हम लिमिट को हटा रहे हैं, मतलब फर्स्ट डेट से ही लिमिट को हटा रहे हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर कभी भी टीडीएस रेट में कोई चेंजेस होती है, या इसके अलावा मानकर चलिए कोई लिमिट में चेंजेस होती है फ्यूचर में, तो आप यहीं पर आके चेंज कर सकते हैं। डेट डाल देंगे, जिस डेट को लिमिट मतलब चेंज हुई है या रेट चेंज हुआ है, उसके बाद जो भी मतलब चेंजेस हुए हैं वो आप मेंशन कर देंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डिटेल्स में जाकर, यहाँ पर जैसे मानकर चलिए फर्स्ट केस में आपको 1% है, 2% है। मानकर चलिए सपोज कीजिए कि 1 जून को ये जो रेट है ये चेंज हो जाते हैं, 2% हो जाता है इंडिविजुअल के केस में, और कंपनी के केस में या अदर एसएससी के केस में 3% हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो नीचे आकर आप यहाँ पर डेट डालेंगे जिस डेट से एप्लीकेबल हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ रेट को आप चेंज कर देंगे। अगर लिमिट चेंज होगी तो लिमिट को चेंज कर देंगे। इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए हम जो ये एंट्री करेंगे, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, आरसीएम, 1,000 रुपये मानकर चलिए टीडीएस पेबल। आप देख सकते हैं 10 रुपए टीडीएस कट गई। हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम न्यू रेफरेंस करेंगे। और यहां पर मैं एक बात बता दूं कि ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जो बिल वाइज डिटेल्स का है, जब आप F11 यानी फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर्स में मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करेंगे, और जितने भी लेजर्स बनाएंगे, चाहे वो क्रेडिटर का हो, डेटर का हो, या ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो भी लेजर हो, सब में मेंटेन्स बिल वाइज डिटेल्स को आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर F12 यानी कॉन्फ़िग में, परचेज वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को नो कर देना है। ये जो है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसे नो कर देंगे। ठीक है, तब आपके पास एंट्री टाइम ये विंडो आएगी और यहाँ पर आप कर सकते हैं, मतलब इन दोनों अमाउंट को आपको अलग अलग करना है। टीडीएस का अमाउंट यहाँ पर आपको अलग करना है, टीडीएस -1। यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हैं अपने मन से नंबर, इस तरीके से। फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बता दूं, F11 यानी फीचर्स में, स्टेचरी एंड टैक्सेशन में, जहां पर हम टीडीएस को इनेबल करते हैं, सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स में,
ये जो ऑप्शन है इसका भी यूज वही है जो मैंने आपको अभी दिखाया। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या किया, मैं गया ट्रांसपोर्ट का जो मैंने लेजर बनाया था उसमें जाकर मैंने जो जो टीडीएस का जो नेचर ऑफ पेमेंट सेट किया था, जिसमें मैंने लिमिट लगाई थी कि इतने लिमिट के बाद जब ये मेरी लिमिट क्रॉस हो जाए तो मेरा टीडीएस डिडक्ट होने लगे। तो अगर मान कर चलिए मैं वहां पर चेंजेस नहीं करता, मैं यहां पर आके इस ऑप्शन को यस कर देता, तो इस केस में क्या हो जाता कि मैंने भले वहां पर जो भी लिमिट लगाई हो, टैली उसे इग्नोर करती। टैली 1 रुपए की भी अगर आप सर्विस लेते तो उस पर टीडीएस लगाती। यानी उस केस में क्या है, मुझे वहां जाकर कोई भी लिमिट को हटाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मैं यहां पर आके इसे यस करके भी ऐसा कर सकता था। लेकिन बहुत से लोग इसे यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? मानकर चलिए अगर आपके केस में सिर्फ एक किसी केस में आपको टीडीएस काटना पड़ता है, यानी किसी एक सेक्शन में आपको टीडीएस काटना पड़ता है और उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है और आपको हर एक अमाउंट के ऊपर चाहे 1 रुपया का भी एक्सपेंस हो आपको टीडीएस कट करना होता है, तब आप इसे यस कर सकते हैं। लेकिन अगर मानकर चलिए आपको कई सारे सेक्शंस के अंदर टीडीएस कट करना होता है, लेकिन कुछ सेक्शंस के अंदर आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हुई है, बाकी सबके अंदर लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, तो उस केस में आप इसे यस नहीं करेंगे। अदरवाइज ये सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, जो मैंने पहला प्रोसेस आपको दिखाया, यानी जो नेचर ऑफ पेमेंट आप डालते हैं वहां पर जाके उस लिमिट को रिमूव कर देंगे, यानी वहां पर वो लिमिट नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेते हैं। जैसे कि ये मेरी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये मेरी बिहार की ही है। यहाँ पर ले लेते हैं फिर से हम वही लेजर और यहाँ पर 2000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर टीडीएस पेबल, देखिए टीडीएस डिडक्ट हो गया और यहाँ पर टीडीएस तरीके से हमने इस एंट्री को सेव कर लिया। अब हम अपनी मानकर चलिए तीसरी ट्रांसपोर्ट लेते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। मानकर चलिए ये भी 2000 की सर्विस देती है हमें। अब हम क्या करते हैं, फिर हमें ये सर्विस देती है, ठीक है, यही वाली जो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इस बार ये हमें एग्जाम सर्विस देती है। यानी आपको पता होगा जीटीए के केस में कि 750 से कम की अगर आप सर्विस लेते हैं, यानी पार्ट लोड अगर आपका माल आया है और आपकी जो बिल्टी है वो सिंगल बिल्टी की जो अमाउंट है 750 से कम है, तो उस केस में आपको आरसीएम के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देनी होती है। तो यहाँ पर मानिए कि एग्जैक्ट आपका 740 रुपये आया है, तो इस केस में आरसीएम तो नहीं लगेगा लेकिन टीडीएस लगेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर बता दूं एक बात आपको कि ये जो टैली है ये ऑटोमेटिक, ये जो पार्टी होती है ना हमारी, इसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेती है कि मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये अनरजिस्टर है कि रजिस्टर है वो भी ट्रैक कर लेती है, क्योंकि जो हम पार्टी के अंदर जो हम स्टेट डालते हैं या जो जीएसटी नंबर डालते हैं या जो रजिस्ट्रेशन टाइप डालते हैं उसके हिसाब से टैली ऑटोमेटिक एंट्री टाइम सारी चीजें ट्रैक कर लेती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, ये जो मैंने लेजर सेलेक्ट किया है ये मैंने रॉन्ग लेजर सेलेक्ट कर लिया है। मुझे यहाँ पर आरसीएम वाला लेजर सेलेक्ट करना था, मैंने भूल से एफसीएम वाला लेजर सेलेक्ट कर लिया। मैं उसे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 750 या उससे कम का अगर पार्ट लोड माल आया है और बिल्टी 750 या उससे कम की है, तो उस केस में आपका वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, आपको आरसीएम के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करनी होती है। लेकिन आप देखिए टैली में क्या हो रहा है, आप टैक्स एनालिसिस में जाएंगे तो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होगा कि आपको 37 रुपए आरसीएम के देने हैं। वो क्यों हो रहा है, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। टैली स्टेट वाइज या जीएसटी नंबर वाइज या रजिस्ट्रेशन वाइज ये सेलेक्ट कर लेती है कि कौन सा हेड लगना है आपके मतलब टैक्स के रूप में, आईजीएसटी लगना है कि सीजीएसटी की एसजीएसटी। लेकिन ये नहीं पता चल पाता है टैली को कि ये जो सर्विस एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। तो उस केस में हमें ये बात टैली को एंट्री टाइम बतानी होती है। वो हम कैसे बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप परचेज वाउचर में जब एंट्री करेंगे तो एंट्री करने से पहले आपको एक फीचर एक्टिवेट करके रखना होगा F12 कॉन्फ़िग में जाकर। अगर आप जर्नल वॉचर में भी ये एंट्री कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, तो वहां पर भी आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट करके रखना होगा F12 कॉन्फ़िग में जाकर, वहां पर भी ये ऑप्शन आता है, ठीक है।
कहीं भी अगर आप एक बार ये ऑप्शन एक्टिवेट कर देंगे किसी भी वाउचर के अंदर, तो ये दूसरे वाउचर में भी एक्टिवेट हो जाता है। F12 कॉन्फ़िग में आ जाएंगे, यहाँ पर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, इसे यस कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस का, आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर देखिए टैली ने इसे क्या ट्रैक किया है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, यानी ये जो आप परचेज कर रहे हैं सर्विस अनरजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हैं लेकिन टैक्सेबल है, जबकि हमारे हिसाब से ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि 750 से नीचे एग्जेम्प्ट होती है। और अगर मतलब जो माल आया है, अगर आपका पूरी गाड़ी में सिर्फ आपका माल आया है, तो उस केस में 1500 की लिमिट है, जो कि मोस्टली हर केसेस में रिलीवेंट नहीं होता है, इसलिए हम 750 की जो लिमिट है उससे ही रिलीवेंट मानते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, टैक्स एनालिसिस जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो आरसीएम की लाइबिलिटी बन रही थी वो इस केस में नहीं बन रही है, ठीक है। तो एग्जाम के केस में आपको एंट्री इस तरीके से करनी है, चाहे टीडीएस कट हो या ना हो। सॉरी, यहां पर मैं एक बात आपको और दिखाना चाहूंगा। जब आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी, ये दी टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड, मतलब जो टैक्स क्लासिफिकेशन उसे आपने चेंज किया है। तो उस केस में आपको ये बोल रहा है कि इसे आप ओवरराइट करने के लिए ओ प्रेस कीजिए। अगर आप इसे नॉर्मल एक्सेप्ट करेंगे तो मे बी जीएसटीआर 2 में ये मिसमैच में चला जाए, फिर वहां जाकर आपको इसे वापस से री एंटर एंटर करके नॉर्मल वे में डिस्प्ले करवाना होगा। तो उससे अच्छा है कि जब हम एंट्री करें और हम अगर कभी भी टैक्स क्लासिफिकेशन चेंज करें एंट्री टाइम, तो उस केस में हम यहाँ पर एंट्री को सेव करते टाइम ओ प्रेस कर दें, यानी ओवरराइड। अब हम एक एंट्री करते हैं एफसीएम की, यानी एफसीएम मतलब कि ट्रांसपोर्ट वाला जीएसटी लगा रहा है जो कि 12% के हिसाब से लगेगी। तो उस केस में एंट्री कैसे होगी तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हम एक कोई भी ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है, जैसे मानकर चलिए यही ट्रांसपोर्ट हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस का जो लेजर है वो हम एफसीएम वाला सेलेक्ट करेंगे, मानकर चलिए 2000 रुपए लगे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ट्रांसपोर्ट टैक्स लगा रहा है बिल्टी के ऊपर, आरसीएम में हमें नहीं देना है, तो यहाँ पर हम इनपुट सीजीएसटी, सॉरी आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट का केस है, आईजीएसटी का यूज करेंगे। आपके केस में अगर इंट्रा स्टेट का यानी लोकल स्टेट का केस हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी, ठीक है। और इसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टीडीएस पेबल भी लगाते हैं। तो देखिए ये जो टीडीएस पेबल है, ये जो टीडीएस हमारा डिडक्ट हो रहा है, ये हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है यानी जो 2000 है उसके ऊपर डिडक्ट हो रहा है, ना कि टैक्स के ऊपर डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर डिडक्ट होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा टीडीएस का अमाउंट है उसे फिर से हम यहाँ पर अलग करके दिखा देते हैं ताकि ट्रैकिंग टाइम सही रहे एंट्री जब हम करेंगे पेमेंट वगैरह की। ओके, मैंने आपको जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के जो मेनली जो एंट्रीज होती है वो मैंने दो चार आपको दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले में जाकर टीडीएस की क्या रिपोर्ट है। डिस्प्ले के अंदर स्टेचू रिपोर्ट्स में आएंगे, टीडीएस रिपोर्ट में आएंगे और उसके बाद टीडीएस आउटस्टैंडिंग में आएंगे। यहाँ पर देखिए सारी एंट्रीज आ चुकी हैं और टोटल आपको 77 रुपए टीडीएस के पे करने हैं। तो उसकी एंट्री भी हम कर लेते हैं पेमेंट वॉचर में। फ्रेंड्स, आप पेमेंट वॉचर में चाहें तो नॉर्मल एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेट पेमेंट का यूज करके ही एंट्री करें टीडीएस की पेमेंट की। तो देखिए कैसे करना होता है। यहां पर सबसे पहले मैं इसे सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। यहां पर मैं इस सेकंड ऑप्शन को F12 कॉन्फ़िग में जाकर एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आप स्टेट पेमेंट जो आपको रिफ्लेक्ट हो रही बटन बार पर, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ एस, वो प्रेस करके भी आप इसे ला सकते हैं। यहां पर आपको चूज करना है टीडीएस, फिर यहां पर पीरियड डालनी है, किस पीरियड की आप टीडीएस का अमाउंट जमा कर रहे हैं वो आप डाल देंगे। तो ये मेरी एजुकेशनल टैली है इसलिए मैं फुल मंथ का अमाउंट मतलब फुल मंथ को मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं 1/4 से 2/4 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर डेट डालनी है कि कब तक आपने टीडीएस काटी है इस मंथ में। अगर मानकर चलिए लास्ट आपने 20 तारीख तक टीडीएस काटी है, तो आप लास्ट की जो 20 तारीख है, जिस डेट को आपने लास्ट टीडीएस काटी है वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। अदरवाइज अभी फिलहाल मेरे केस में देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 2/4 डालूंगा, ये से एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने 1/4 को ही सारी टीडीएस की एंट्री की है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है कि किस सेक्शन की पेमेंट कर रहे हैं आप, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर कंपनी है कि नॉन कंपनी के केस में पेमेंट कर रहे हैं आप, मतलब जिसका टीडीएस काटा है वो कंपनी है कि नॉन कंपनी है, डिडक्टी स्टेटस, तो मेरे केस में वो नॉन कंपनी है। फिर यहाँ पर रेसिडेंट है वो,
और उसके बाद आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं कि बैंक से, तो अभी फिलहाल मेरा बैंक का लेजर बना हुआ नहीं है इसलिए बैंक आ नहीं रहा है, मैं मानकर चलिए कैश से कर रहा हूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी एंट्रीज इस तरीके से ऑटोमेटिक आ जाएगी। और आप चाहें तो मैनुअल भी यहां पर एंट्री कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बिना स्टेट पेमेंट का यूज किए भी एंट्री कर सकते हैं। उस केस में कैश लेते और बाकी यहाँ पर टीडीएस पेबल लेकर 77 रुपए डालकर आप एंट्री कर सकते थे, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इस तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने जो यहाँ पर पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड चूज किया, जरूरी नहीं है कि आप भी चूज करें, आप डबल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिंगल एंट्री मोड ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री करता हूं। अब हमें एंट्री करनी है आरसीएम की लाइबिलिटी इंक्रीज करने की, तो चलिए हम आ जाते हैं स्टेचुरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी में और जीएसटीआर 2 में, और यहाँ नीचे आइए। पहले तो आप पीरियड डाल देंगे जिस पीरियड के आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। फिलहाल मेरी पीरियड ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है इसीलिए मुझे पीरियड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज इसमें चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको कितनी पेमेंट करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पेमेंट करनी है, नीचे में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है टैक्स रेट और टैक्स टाइप। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू 5,000 रुपए की है और टैक्स अमाउंट 125 इस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। तो आप चाहें तो बिना यहाँ आए जर्नल वॉचर में भी एंट्री कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि आपको कितनी पेमेंट करनी है, तो आप यहीं से डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो स्टेट एडजस्टमेंट है जिसकी शॉर्टकट की अल्ट के साथ जे है, इसे प्रेस करके भी आप जा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जर्नल वॉचर में आपको पहुंचा देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करना है, जो बाकी अपने आप सेलेक्ट रहेगा, आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि ये ऑप्शन आपको कौन सा सेलेक्ट करना होता है। अगर आप जर्नल वॉचर में जाकर एंट्री करेंगे तो आपको जीएसटी और इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और ये जो एंट्री होती है लास्ट डेट को होती है, मंथ के लास्ट डेट को होती है, यानी जितना पूरे महीने में आपने आरसीएम की पेमेंट करनी है, जो भी आपने सर्विस ली है, उसकी सारी एंट्री आपकी मंथ के लास्ट डेट को होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, सॉरी ये मेरे केस में एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरा एजुकेशनल टैली है, तो मैं यहाँ पर डेट चेंज कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2/4 कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक लेजर बनाना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करके हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे। जीएसटी आरसीएम टैक्स, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूं वही देना है, आपको करंट असिस्ट के अंदर इसे रखना होगा। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे और आपको टोटल 250 रुपए मतलब कि पे करने हैं, वो आपको अमाउंट डाल देना है। उसके बाद क्रेडिट करना है जो आपके आउटपुट के लेजर्स हैं, सीजीएसटी, यहाँ पर आपको डालना है 2.5%, जो परसेंट था आपका, और वैल्यू थी 5,000 की टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पर 125 रुपए आपको मैनुअल डालने होंगे वहां से जो आप देख कर आए हैं, उसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी का भी लेजर आपको यहाँ पर लेना है। इस तरीके से इसकी एंट्री होगी, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। और यहाँ पर देखिए बैलेंस लाइबिलिटी में आपको यहाँ पर सारा बैलेंस रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब चलिए बैलेंस शीट में यहाँ पर देखिए आप करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस 125 आपको पे करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो आईटीसी से भी सेट ऑफ कर नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, आरसीएम की जो पेमेंट होगी उस केस में आपकी वो कैश से पेमेंट होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं, ठीक है। तो आपको ये बैंक या कैश के थ्रू ही पे करना होगा। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जैसे हमने जो यहाँ पर लेजर लिए हैं, नॉर्मल लेजर लिए हैं आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के, आपको ये लेजर नहीं लेने हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी, कई बार एंट्री टाइम आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर जो लेजर्स यूज करेंगे, आप एक लेजर बना लेंगे। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे मैंने लेजर बनाया है आउटपुट एसजीएसटी का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखा है, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी है और टैक्स टाइप स्टेट टैक्स है, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आगे में आप ये जो नाम जहां पर लिखते हैं वहां पर आप आरसीएम लिख देंगे। उससे क्या होगा कि जब आप ये जो एंट्री करेंगे लाइबिलिटी इंक्रीज करने की, वहां पर आरसीएम वाला लेजर लेंगे, उससे क्या है कि आपको पता रहेगा कि इसकी पेमेंट हमें कैश में करनी है और ये आरसीएम का लेजर है। और फ्रेंड्स आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट में ये जो हमने लेजर क्रिएट किया था जीएसटी आरसीएम टैक्स का, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेबिट साइड 250 रुपए, इसका हमें यूज जब हम आईटीसी क्लेम करेंगे तब करना है। अब हम पेमेंट करेंगे टैक्स की, जो आरसीएम की पेमेंट है वो करेंगे।
तो यहाँ पर ये जो डेट आपको लेनी है पेमेंट वाउचर में, ये वो डेट लेनी है जिस डेट को आपने लाइबिलिटी इंक्रीज की है। यानी जैसे मानकर चलिए आपने 30 तारीख को लाइबिलिटी इंक्रीज की है, तो पेमेंट की डेट या तो 30 तारीख होगी या उसके बाद की होगी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब आप यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे टैक्सेस के, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अब 1/4 कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो लाइबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री थी वो मैंने 2/4 को की थी। अब मैं यहाँ पर पेमेंट वाउचर में स्टेट पेमेंट का यूज करूंगा, जीएसटी लूंगा और पीरियड डालूंगा किस पीरियड की पेमेंट हो रही है। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये एजुकेशनल टैली है, तो इसीलिए मैं सारी रेट नहीं दूंगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने 1/2 डाल दिया था, 2/4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिसिपेंट लाइबिलिटी लेंगे, रेगुलर नहीं लेंगे। रेगुलर नॉर्मल केसेस में लेते हैं, आरसीएम के केस में रिसिपेंट लाइबिलिटी लेते हैं। यहाँ पर कैश या बैंक जो लेना है ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी के नीचे कोई भी अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है करंट बैलेंस में। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने डेट 1/4 ली है, हम यहाँ पर 2/4 इसे कर देते हैं। अब देखिए अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने जो लाइबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री है वो 2/4 को की थी। उससे पहले की जब भी हम डेट लेंगे तो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा या तो वो डेट को आपको पेमेंट की एंट्री करनी है या उसके बाद की डेट में आपको पेमेंट की एंट्री करनी होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ मैं आपको वीडियो में समझाने के लिए एंट्री बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आउटपुट सीजीएसटी का नॉर्मल लेजर यहाँ पर लिया है। आपको यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे लाइबिलिटी इंक्रीज करने की, तो वहां पर एक अलग से लेजर बनाएंगे आउटपुट सीजीएसटी के नाम से, और बगल में आरसीएम करके उसे मार्किंग कर देंगे। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो वहां पर वही लेजर लेंगे। और आप में से कुछ लोग हैं जो लोग इनपुट और आउटपुट आगे में नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए भी बता दूं कि वो लोग सीजीएसटी का लेजर अगर यूज करते हैं तो वहां पर भी उसके लिए एक अलग लेजर बनाएंगे जहां पर सीजीएसटी और बगल में आरसीएम लिख देंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 125 रुपए डाल देंगे। पेमेंट कर रहे हैं हम 125 की, और आउटपुट एसजीएसटी 125। और यहाँ पर इसे यस करके हम चाहें तो जो भी हमारा जो चालान बनता है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे वो करना नहीं है, इसीलिए नो कर रहा हूँ। इस तरीके से पेमेंट होती है। और आप आकर देखिए बैलेंस शीट में आपको करंट लाइबिलिटीज में वो जो अमाउंट था वो रिमूव हो चुका है। अब हम आईटीसी क्लेम करने की एंट्री करेंगे, तो पेमेंट करने के बाद ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने सेम मंथ ही पेमेंट कर दी आरसीएम की, यानी जिस मंथ आपने सर्विस रिसीव किया उसी मंथ जाकर चालान वगैरह क्रिएट करके पेमेंट कर दी है, तो सेम मंथ ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं आरसीएम की। अगर आपने सेम मंथ नहीं किया, नेक्स्ट मंथ जाकर आप आरसीएम की पेमेंट करते हैं जीएसटीआर 3B भरने के टाइम, तो उस केस में फ्रेंड्स आप तभी आईटीसी क्लेम करेंगे जब आप पेमेंट कर देंगे आरसीएम की, उसके बाद ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मानकर चलिए आपने अप्रैल मंथ में किसी ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली और उस सर्विस के ऊपर आरसीएम लग रहा है, और आपने जो पेमेंट है वो मई मंथ में की जब आप 3B फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आप आईटीसी कब क्लेम करेंगे? जब मई मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे जून मंथ में, तब जाकर आप आईटीसी क्लेम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मानकर चलिए आपने अप्रैल मंथ में ही सर्विस ले ली और अप्रैल मंथ में ही चालान वगैरह क्रिएट करके जीएसटी पोर्टल पे अपनी जो आरसीएम की पेमेंट है वो कर दी, तो सेम मंथ ही आप उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यानी मई की जब आप अप्रैल की जब आप 3B फाइल करेंगे तो वहीं पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो अभी जो मैं ये सारी एंट्रीज बता रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट केस की एंट्री बता रहा हूँ। यानी जिस केस में आप नेक्स्ट मंथ जाकर जब आप 3B फाइल करते हैं तब आप आरसीएम की पेमेंट करते हैं, सेम मंथ में नहीं करते हैं, तो ऐसी एंट्री होगी। तो यहाँ पर अब हम आईटीसी क्लेम करने की बात कर रहे हैं कि आईटीसी क्लेम कैसे करेंगे। तो जर्नल वाचर में एंट्री होगी, स्टेट एडजस्टमेंट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब जो एंट्री हमने पहले की थी उसका जस्ट रिवर्स करेंगे। यानी यहाँ पर हम इनपुट आईजीएसटी लेंगे। पहले हमने आउटपुट लिया था, अब हम इनपुट लेंगे, क्योंकि हम अपनी आईटीसी मतलब आईटीसी बढ़ा रहे हैं और आईटीसी क्लेम कर रहे हैं 5125। और जो लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉमन लेजर यूज करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट नहीं लिखते हैं आगे में, तो उनके केस में वो वही लेजर ले सकते हैं। लेकिन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पर एक अलग से लेजर बनाएंगे। कौन सा लेजर? जिसमें आगे में आप आरसीएम लिख के रखेंगे, और जब आप आईटीसी क्लेम करेंगे वहां पर आप फिर नॉर्मल लेजर ले लेंगे। अगर आप कॉमन लेजर यूज करते हैं अपने मतलब टैली में एंट्रीज को करने के लिए, यानी इनपुट और आउटपुट आगे में नहीं लगाते हैं, तो जब आप लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे आरसीएम की,
तो वहां पर आप एक अलग से लेजर बनाएंगे जिसमें लिखेंगे CGST और ब्रैकेट में RCM, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। उस लेजर को लेंगे और जब फिर ITC क्लेम करेंगे तो वहां पर जो आपके कॉमन लेजर्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। यहां पर अब हम लेंगे अपना इनपुट SGST और उसके बाद जो हमने GST वाला लेजर बनाया था वो ले लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अमाउंट मैंने नहीं डाला है। यहाँ पर पीरियड देखिए आपकी आ रही है, सेम पीरियड रहेगी। यहाँ पर 2-4 कर देता हूँ, एजुकेशनल टैली है, पूरी डेट नहीं लेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने आपको समझाया इसी तरीके से सारी एंट्रीज होगी। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो अप्रैल मंथ में ही रिसीव की, उसके बाद जो लाइबिलिटी इंक्रीज करनी होती है वो भी मैंने अप्रैल मंथ में की, पेमेंट भी मैंने अप्रैल मंथ में की, गवर्नमेंट को RCM की, इसके अलावा ITC क्लेम करने की एंट्री भी मैंने अप्रैल मंथ में की। तो अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो जैसे देखिए, मान कर चलिए कि आप अप्रैल मंथ में सर्विस लेते हैं ट्रांसपोर्ट से। यहां पर मैं अप्रैल मंथ को एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अप्रैल मंथ में आप ट्रांसपोर्ट से सर्विस लेते हैं, तो आप एंट्री कब करेंगे? अप्रैल मंथ में करेंगे। अब इसके बाद मानकर चलिए कि आप अप्रैल मंथ में जो सर्विस ले रहे हैं तो उसकी जो मतलब टैक्स की लाइबिलिटी है उसे इंक्रीज कब करेंगे? चाहे आप पेमेंट अप्रैल मंथ में कीजिए या उसके बाद कीजिए, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो आपको इंक्रीज अप्रैल मंथ में ही करनी होगी, जो मैंने आपको बता दिया कि मंथ की लास्ट डेट को आप करेंगे। मतलब पूरे मंथ में देखेंगे कितना आपका मतलब सर्विस आपने रिसीव की है जिसके ऊपर RCM लग रहा है, उसके बाद टोटल का एक साथ एक एंट्री करेंगे लास्ट डेट को। चाहे तो आप अलग अलग सब मतलब जितनी भी एंट्रीज है सबके लिए अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। जैसे जिस डेट को सर्विस रिसीव की उसी डेट को आप चाहे तो अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि आप मंथ के लास्ट में मतलब लाइबिलिटी को इंक्रीज सॉरी हाँ लाइबिलिटी को इंक्रीज करने की आप एंट्री करें। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान कर चलिए आप अप्रैल मंथ में ही गवर्नमेंट को RCM की टैक्स की पेमेंट करते हैं, तो आप एंट्री जिस डेट को आप पेमेंट करेंगे उसी डेट को आप एंट्री कर लेंगे पेमेंट की। अब जब आपने पेमेंट कर दी है तो आप ITC क्लेम कर सकते हैं, आपको अधिकार मिल गया ITC क्लेम करने का, तो आप अप्रैल मंथ में ही ITC क्लेम करने की एंट्री कर लेंगे। तो उस सिचुएशन में आपको एंट्री में जैसे अभी तक मैंने अप्रैल मंथ में दिखाया सारी चीजें सेम होंगी। डेट आपकी जो भी हो आपके सिचुएशन में आप वो ले सकते हैं। यहां पर सिर्फ मैंने आपको एंट्री कैसे करनी है वो समझाया, आपकी सिचुएशन और डेट अलग हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो व्यक्ति सेम मंथ में RCM की पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को, तो उस केस में मैंने बताया कि सेम मंथ में ही वो ITC क्लेम कर सकता है। तो उसके पास दो तरीके की एंट्रीज होती है, वो दो तरीके से टैली में एंट्रीज कर सकता है। एक तो जो अभी तक मैंने आपको दिखाया, एक दूसरी एंट्री है जो अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं कि कैसे करनी है। अब मैं दूसरी सिचुएशन की बात कर रहा हूं, वैसे व्यक्तियों के लिए जो लोग सेम मंथ में मतलब पेमेंट नहीं करते हैं गवर्नमेंट को RCM की, तो उस केस में एंट्री ऐसे ही होगी। ठीक है, उनके केस में सिर्फ वो एक ही एंट्री कर सकते हैं जो अभी तक मैंने दिखाई। तो आपने क्या समझा? जो व्यक्ति सेम मंथ में RCM की पेमेंट नहीं करते हैं तो वो अधिकार नहीं रखते हैं सेम मंथ में ITC क्लेम करने की, तो उनके केस में जो अभी तक मैंने एंट्री दिखाई ऐसी ही एंट्री होगी। उनके केस में सिर्फ डेट अलग अलग हो सकती है, जिस डेट को वो ITC क्लेम कर रहे हैं वो डेट वो लेंगे, जिस डेट को पेमेंट कर रहे हैं वो डेट लेंगे, लेकिन एंट्री सेम होगी। लेकिन जो लोग सेम मंथ के अंदर ही अपनी जो टैक्स की है पेमेंट है वो कर देते हैं RCM की पेमेंट, तो उस केस में उनके पास दो सिचुएशन होती है, दो तरीके की वो एंट्रीज कर सकते हैं टैली में। या तो ये जो अभी तक मैंने बताया वो कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरी एंट्री है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप वो भी एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एंट्री बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग सेम मंथ में ही पेमेंट कर देते हैं RCM की, जिस मंथ में उन्होंने सर्विस रिसीव की है। तो उनके केस में जो दूसरी एंट्री वो कर सकते हैं वो कौन सी है वो अब आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी वापस से आ रही है, जो आपको पहले मैंने दिखाई थी, मैंने सारी एंट्री डिलीट कर दी है। यहाँ पर 125 रुपए की लाइबिलिटी आ रही है CGST और SGST की, यानी टोटल 250 की, और टैक्सेबल वैल्यू 5000 है। ठीक है, अब आइए हमें क्या करना है, स्टेट पेमेंट स्टेट एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है, जर्नल वॉचर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहां पर अब हमें ये नहीं लेना है, ये जो पहले से ऑटोमेटिक आ रहा है इसे नहीं लेना है, हमें यहाँ पर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों एक साथ लेना है, यानी एक ही एंट्री के अंदर दोनों चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर फिर से मैं दिखा देता हूँ, पहले केस में GST आएगा, यानी टाइप ऑफ ड्यूटी में GST आएगा, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा, एडिशनल डिटेल्स में परचेज अंडर रिवर्स चार्ज आएगा। यानी इस एक एंट्री के अंदर हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और ITC भी क्लेम हो जाएगी। तो ये करनी कैसे वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैं डेट चेंज कर देता हूँ, प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशनल टैली होने के कारण।
अब देखिए, यहाँ पर हमें वो जो हमने एक अलग से लेजर बनाया था वो लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लाइबिलिटी को मतलब जनरेट करना है और आईटीसी भी क्लेम करना है एक एंट्री के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे इनपुट सीजीएसटी 2.5%, 5,000 रुपए, 125। फिर हम डेबिट करेंगे इनपुट एसजीएसटी को 125 रुपए। फिर क्रेडिट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी को, सॉरी 125 रुपए। फिर आउटपुट एसजीएसटी 125 रुपए। इस तरीके की एंट्री होगी आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, कई लोग जो लोग इनपुट और आउटपुट आगे में नहीं लगाते हैं तो वो लोग ऐसे ही करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट करेंगे, फिर वापस से सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एक बार आप लोग चलकर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरी एंट्री सही है, इसीलिए बैलेंस लाइबिलिटी में जो बैलेंस है वो जीरो हो चुका है। आइए एक बार आप बैलेंस शीट में, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास इनपुट भी आ चुका है सीजीएसटी और एसजीएसटी में 125 और 125 रुपए का, और हमारे पास लाइबिलिटी भी आ चुकी है। तो जैसे अब मैं इसकी पेमेंट करूंगा लाइबिलिटी की, तो इनपुट तो हमारा एज इट रह जाएगा, तो यानी हमारे पास इनपुट आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ पेमेंट करनी है लाइबिलिटी की जो आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो पेमेंट में जाएंगे हम, पेमेंट वाउचर में, और जैसे हमने एंट्री की थी सेम एंट्री होगी इस केस में भी। कैश निगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। 125 आउटपुट एसजीएसटी 125, इसी तरीके से आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी लेंगे, जो भी हो आपके केस में। यहां पर देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आउटपुट हट गया, इनपुट आपको रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सारी एंट्री होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।